Good morning, student. Welcome to our social science class. Today I am going to teach you class 8 civics portion, chapter 5th, that is judiciary. Judiciary means न्यायपालिका. Which persons are involved in this judiciary? तो judge, advocate and how they affect in our life and what is their roles in our life. तो ये सभी के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. पहले हम थोड़ी सी उसके अकॉर्डिंग कुछ कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लेंगे जिससे आपको इजीली ये चैप्टर अंडरस्टैंड हो गया. ओके, लेट्स स्टार्ट. अ ग्लेंस एट द न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स यू अ ग्लिम्स ऑफ द रेंज ऑफ वर्क डन बाय द कंट्री इन दिस कंट्री. तो यहाँ पे आपके लिए दो न्यू वर्ड्स हैं, ग्लेंस एंड ग्लिम्स. ग्लेंस मतलब नज़र डालना और ग्लिम्स मतलब झलक. मतलब कि आपने न्यूज़पेपर में हेडलाइंस में कभी ना कभी देखा होगा या पढ़ा होगा क्या कि इंडिया के कोर्ट ने कंट्री के लिए बहुत सारे ये काम किए. बट कैन यू थिंक ऑफ वाई वी नीड दिस कोर्ट्स. क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपको इस कोर्ट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी. तो जैसे कि हमने यूनिट 2 में पढ़ा है कि इंडिया वी हैव अ रूल ऑफ लॉ. मतलब कि इंडिया में लॉ का मतलब कि एक रूल है कि इसकी एक प्रॉपर प्रोसीजर होती है. व्हाट दिस मीन्स मतलब कि इसका मतलब क्या है कि दैट लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल पर्सन एंड दैट अ सर्टेन सेट ऑफ फिक्स प्रोसीजर नीड टू बी फॉलो व्हेन अ लॉ इज वायोलेटेड. मतलब कि ये कोई भी लॉ अप्लाई होता है तब उसकी एक फिक्स प्रोसीजर होती है और वो सभी के लिए, जैसे मैंने बोला था कि लॉ है वो सुपीरियर है, मतलब सभी के लिए सेम है, तो उसको एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है तब जाके कोई भी लॉ अप्लाई होता है. बट कई बार क्या होता है कि किसी सिटीजन को लगे कि उसके जो फंडामेंटल राइट्स है वो वायोलेटेड हो रहे हैं तो उसके वजह से वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है या लोकल कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है. As an organ of government, the judiciary play a critical role in the functioning of India's democracy. मतलब इंडिया हमको पता है कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ ये जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है. इसी वजह से गवर्नमेंट ने उसको एक ऑर्गन के फॉर्म में लिया है. मतलब कि जुडिशरी इज द वन टाइप ऑफ ऑर्गन इन द गवर्नमेंट. What does an independent judiciary means? Is there any connections between the court in your area and the Supreme Court in New Delhi? मतलब कि जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है उसका मीनिंग क्या है. क्या जो सभी कोर्ट्स है, लोकल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एक दूसरे से कनेक्टेड है. इन सभी क्वेश्चंस के आंसर के लिए हमको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा जिससे वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चंस. ओके, लेट्स स्टार्ट द अवर चैप्टर. Here are the picture of Supreme Court that is in New Delhi. अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी. मतलब जुडिशरी न्यायपालिका है उसका क्या रोल है हमारी लाइफ में, कंट्री में भी क्या रोल है वो हम पढ़ेंगे. कोर्ट्स टेक अ डिसीजन ऑन वेरी लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज. मतलब कोर्ट होती है वो बहुत ही लार्ज नंबर्स ऑफ इश्यूज होते हैं उसको डिस्कशन करती है और सॉल्व करती है. दे कैन डिसाइडेड दैट नो टीचर कैन बीट अ स्टूडेंट और अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स बिटवीन स्टेट्स और दे कैन पनिश अ पीपल फॉर अ पर्टिकुलर क्राइम्स. मतलब कि कौन से इश्यूज सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे थोड़े एग्जांपल्स दिए जैसे कि कोई भी टीचर्स हो वो किसी बच्चे को मार नहीं सकता. और दूसरा ये है कि दोनों रिवर्स के बीच में वाटर डिस्प्यूट का अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके बिहाफ में जो डिसीजन लेते हैं वो कौन लेता है, कोर्ट. यहाँ पे आपके लिए एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ कि कृष्णा रिवर के बारे में आपने सुना होगा. उसका वाटर डिस्प्यूट का इश्यू हमने देखा था. तो उसमें क्या था कि वो जो कृष्णा रिवर है उसका जो वाटर था वो दो कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों स्टेट में से कंट्रीब्यूट हो रहा था. तो उन दोनों के बीच में वाटर डिस्प्यूट का इश्यू हुआ था तो वो गवर्नमेंट ने सॉल्व किया था. तो उसके बाद फिर है कि और दे कैन पनिश पीपल फॉर पर्टिकुलर क्राइम. तो पर्टिकुलर मतलब कि किसी कौन से पीपल को कौन से क्राइम की क्या पनिशमेंट देनी है वो भी डिसाइड कौन करता है, कोर्ट यानी कि जुडिशरी. ब्रॉडली स्पीकिंग द वर्क दैट द जुडिशरी डज कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग. मतलब उनके वर्क के हिसाब से उनको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है. तो यहाँ पे हम वो टाइप्स 3 है. कौन से टाइप है, dispute resolutions, judicial review and upholding the law and enforcing the fundamental rights.
इन ये 3 उसके डिफरेंट वर्क के हिसाब से टाइप्स है, इन सभी के बारे में अब डीपली हम स्टडी करेंगे। आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। यहाँ पे डिस्प्यूट मीन्स वाद विवाद या आर्ग्यूमेंट, एंड रिजोल्यूशन मतलब के सॉल्व करना, मतलब आपस में कोई भी आर्ग्यूमेंट हो, वाटर रिलेटेड हो, जो भी हो उसको रिजोल्यूशन मतलब सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जुडिशरी की। अब यहाँ पे डिस्प्यूट्स किसके बीच में हो सकता है? सिटीजन के बीच में, गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, दोनों कंट्री के बीच में, किसी के भी बीच में डिस्प्यूट हो सकता है। The judicial system provide a mechanism for resolving the dispute between citizen and the government, between two state governments and between the center and the state governments। मतलब कि यहाँ पे जो disputes होता है वो कौन सॉल्व करता है? जुडिशरी। पर किसके बीच में disputes हो सकता है? सिटीजन के बीच में, सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में, बिटवीन टू स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, मतलब दो अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और सेंटर गवर्नमेंट के बीच में भी हो सकता है। यहाँ पे हमारा सेकंड टॉपिक है, सेकंड टाइप है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मतलब कि रीचेक मतलब कि फॉर एग्जांपल सपोज आप एग्जाम देने गए हो और आपको पेपर सबमिट करवाना, उसके पहले आपके पास थोड़ा टाइम पीरियड है, तो उस टाइम पीरियड में आप क्या करोगे? फिर से एक बार अपना क्वेश्चन पेपर देख लोगे, आंसर शीट प्रॉपरली चेक कर लोगे कि कुछ रह नहीं गया है, जो मैंने लिखा है वो प्रॉपर है या उसमें कुछ करेक्शन करना है, तो उसको हम रीचेक बोलते हैं। तो यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का क्या मेन रोल है कि अगर कोई भी लॉ अप्लाई किया हो ऐसे पार्लियामेंट में से, पर अगर जुडिशियल को वो लगे, वो एक बार चेक करते हैं, उनको लगे कि ये इट इज़ नॉट फेयर फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन संविधान, मतलब कि लगे कि ये कंट्री के हित में नहीं है, तो वो लोग वहाँ पे उसको स्ट्राइक डाउन मतलब कि वहाँ पे ही उसको स्टॉप कर देते, रद्द कर देते, आगे अप्लाई करने को मना बोलते हैं। इट मीन्स जब भी कोई भी लॉ होता है वो असेंबली में से, जैसे कि पार्लियामेंट में से अप्लाई होता है, तो पहले ये जुडिशियल होते हैं वो उसको रिव्यू करते हैं। रिव्यू मतलब कि उसको एक बार फिर से चेक करते हैं कि इट इज़ द यूजफुल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इट इज़ द हार्म फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि ये ज़रूरी है या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, मतलब ये होपफुली अच्छा नहीं है, तो फिर उसको वहाँ पे स्ट्रिक डाउन कर देते हैं और उसको आगे आने नहीं देते हैं। अब यहाँ पे हम वो स्टडी कर लेते हैं। As the final interpreter of the Constitution, the judiciary also has a power to strike down the particular law passed by the Parliament if it believes that these are a violation of the basic structure of the Constitution, and this is called the judicial review। मतलब कि कोई भी लॉ अगर जो ऐसे पार्लियामेंट में से अप्लाई होके आता है, पर उनको लगे कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो वहाँ पे उसको स्ट्राइक डाउन मतलब कि वहाँ पे उसको रद्द कर देते हैं। तो ये वर्क किसका है? जुडिशियल रिव्यू का। अब हमारा थर्ड टाइप है अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स। मतलब यहाँ का पहले मैं आपको डीपली एक बार समझा देती हूँ, शॉर्ट में ही आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स। तो शायद आपने स्टैंडर्ड 7 में आर्टिकल 21 के बारे में स्टडी किया होगा। तो यहाँ पे व्हाट इज आर्टिकल 21 और उसमें क्या आता है? तो जो आर्टिकल 21 है उसमें फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से होते हैं, मतलब कि राइट टू लिव, राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ, ये सभी हमको प्रॉपर जो सिटीजन होते हैं उनको वो सभी राइट्स मिलते हैं यहाँ पे। अगर किसी भी सिटीजन को लगे कि उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायोलेटेड होते हैं, तो दे कैन अप्रोच द एनी टाइप्स ऑफ कोर्ट फॉर देयर जस्टिस। ओके, नाउ वी विल डिस्कस डीपली दिस टॉपिक। Every citizen of India can approach the Supreme Court or the High Court if they believe that their fundamental right have been violated। मतलब कि कोई भी सिटीजन हो उसको लगे कि उसके फंडामेंटल राइट्स वायोलेटेड हो रहे हैं, तो ही शी या दे कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट फॉर देयर जस्टिस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही मैंने अभी आपको बोला कि क्लास 7 की बुक में यू रीड अबाउट द हकीम शेख, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसको आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि क्लास 7 में एक हकीम शेख नाम का एक पर्सन था, एन एग्रीकल्चर लेबरर था, हु फेल फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन एंड इंजर हिमसेल्फ एंड हुज कंडीशन गॉट वर्स बिकॉज सेवरल हॉस्पिटल रिफ्यूज टू एडमिट हिम।
On hearing his case, the Supreme Court ruled that Article 21, which provide every citizen the fundamental rights to life, also include the right to health, and it therefore directed the West Bengal government to pay him compensation for the loss suffered, as well as to come up with a blueprint of primary health care with a particular reference to a treatment of patients during an emergency. तो यहाँ पे ये कहा गया है कि यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है कि अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स, मतलब कि किसी भी पर्सन को, सिटीजन को ऐसा लगे कि उसके फंडामेंटल राइट्स वायोलेटेड हो रहे हैं, सो दैट पर्सन कैन अप्रोच हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर जस्टिस। तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक दिया है कि हकीम शेख नाम का एक एग्रीकल्चर लेबरर था, वो चलती ट्रेन में से गिर जाता है तो उसको बहुत ही इंजरी होती है, तो उसकी इंजरी होती है और बाद में वो उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो भी हॉस्पिटल में वो जाता है उसको रिफ्यूज़ कर देते हैं एडमिट के लिए, तो उसकी वजह से फिर उसको बहुत ही दिक्कत आती है। तो वो उस जहाँ पे रहता है वेस्ट बंगाल में, उस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के अपोज में केस फाइल करता है। तब हाई कोर्ट उसके केस को हियरिंग करके, मतलब कि सुनने के बाद, अकॉर्डिंग टू 29 आर्टिकल 29 के हिसाब से कि उसके फंडामेंटल राइट्स वायोलेटेड होते हैं, तो गवर्नमेंट फिर उस केस के हियरिंग में ये सुनवाई देते हैं कि जो वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है उसको, हकीम शेख को कंपनसेशन देना पड़ेगा। यहाँ पे आपके लिए एक वर्ड है कंपनसेशन, मतलब कि कंपनसेशन मतलब कि अगर हमारे कारण किसी भी पर्सन की खुद उसकी लाइफ या उसकी चीज़ को हार्म हो तो उसके अकॉर्डिंग हमको उसके पैसे देने भरपाई करनी पड़ती है, जिसको हम कंपनसेशन कहते हैं। तो गवर्नमेंट ने उसको बोला कि वेस्ट बंगाल को बोला, कोर्ट ने, हाई कोर्ट में से सुनवाई आई कि वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट को उसको कंपनसेशन के रूप में उसको पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी जो प्राइमरी हेल्थ थी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने उसको एडमिट करने से मना बोल दिया था, इसी वजह से हुई थी। दैट इज वाई दे गिव द कंपनसेशन ऑफ हकीम शेख। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर ऐसा नहीं है कि सिटीजन को सिटीजन से ही प्रॉब्लम हो, अगर कोई सिटीजन को लगे कि कोई गवर्नमेंट की वजह से उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायोलेटेड हो रहे हैं, तो दे कैन अप्रोच द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स एंड फॉर देयर जस्टिस। अब यहाँ पे दैट इज द पिक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट है जो इंडिया में कब एस्टेब्लिश हुई थी? 26 जनवरी 1950, मतलब कि आफ्टर इंडिपेंडेंट के बाद ही इंडिया में सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुई थी। उससे पहले यहाँ पे आपको बोला है कि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब उससे पहले लोकल कोर्ट, हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ये सब थी, बट जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पे, कब एस्टेब्लिश हुई थी? जनवरी 26, 1950 में। तो यहाँ आपके लिए ये इंपोर्टेंट MCQ भी हो गए हैं। नाउ आवर सेकंड टॉपिक, दैट इज व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट ज्यूडिशरी। जैसे कि हमने हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में स्टडी किया कि एक वर्ड सुना था कि इंडिपेंडेंट ज्यूडिशरी, के ज्यूडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, इसी वजह से गवर्नमेंट के ऑर्गन में उसको ऐड किया गया है। तो यहाँ पे किस तरीके से इंडिपेंडेंट बोला गया है ज्यूडिशरी को और किस वजह से वो इंडिपेंडेंट है वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ओके, Imagine a situation in which a powerful politician has incurred on land belonging to your family. Within this judicial system, the politician has the power to appoint and dismiss a judge from his office. When you take this case to the court, the judge is clearly partly to the politician. Suppose यहाँ पे हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि कोई इंडियन पॉलिटिशियन, अगर सपोज हमारी कोई ज़मीन है, वो कोई पॉलिटिशियन है, उसने हमारी ज़मीन ले ली, तो हम उसके खिलाफ अगर केस फाइल करेंगे तो क्या होगा कि जो वो पॉलिटिशियन है वो अपना फोर्स लगा के वो जज को फोर्स करेगा, तो जो जजमेंट आएगा वो उसके बिहाफ में आएगा, उसके अकॉर्डिंग आएगा, ना ही हमारे अकॉर्डिंग। तो इससे क्या होगा कि वो क्यों ऐसा करेगा? क्योंकि वो जो पॉलिटिशियन है उसके पास पावर होता है, वो अपनी पावर का मिसयूज करके किसी भी जज को अपॉइंट भी कर सकता है और किसी भी जज को डिसमिस भी कर देगा। तो वो जो जज होगा उसको पता होगा कि क्या गलत है और क्या सही है, फिर भी वो उसके फोर्स में आके, पॉलिटिशियन के फोर्स में आके, और वो उसको उसकी जगह से डिसमिस ना कर दे, उसकी वजह से वो उसके बिहाफ में ही केस का जो जजमेंट आएगा वो सुनाएगा। तो फिर क्या होगा?
तो the control that the politicians holds over the judge doesn't allow for the judge to take the independent decision। कि क्या होगा कि पॉलिटिशियन है वो अपना फोर्स लगाएगा, उसकी वजह से क्या होगा कि वो जो जज होगा वो इंडिपेंडेंटली होके डिसीजन नहीं ले पाएगा। And this lack of independence would force the judge to make all judgment in favor of the politicians। मतलब कि जो जज है वो सभी जो जजमेंट होगा वो किसके फेवर में लाएगा? पॉलिटिशियन के फेवर में। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये पॉलिटिशियन है, उसके पास बहुत ही पावर है, वो अपनी पावर से उसको अपॉइंट भी कर सकता है और उसको डिसमिस भी कर सकता है। तो ऐसे फोर्स में आके वो उसके बिहाफ में ही जजमेंट लाएगा। Although we often hear of rich and powerful people in India trying to influence the judicial process, the Indian Constitution protests against this kind of situation by providing for the independence of the judiciary। मतलब कि ऐसे हमने बहुत सारी किस्से सुने हैं कि जो रिच पर्सन होता है, जो पावरफुल पर्सन होता है, वो जुडिशियली सिस्टम में इंटरफियरेंस करता है, दखल देता है। तो इसके अगेंस्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सब जब देखा तब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट करने के बाद उनको बोल दिया कि अब जो इंडिपेंडेंस वो जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंट इज द सेपरेशन ऑफ पावर्स। मतलब कि चैप्टर फर्स्ट में हमने की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में सुना था। अब इसके बारे में हम डीपली यहाँ पे स्टडी करेंगे। द लेजिस्लेचर्स एंड द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफियर इन द वर्क ऑफ जुडिशरी। यहाँ पे हमारे लिए दो न्यू वर्ड्स और है, लेजिस्लेचर्स एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर मतलब जो पॉलिटिशियंस होते हैं उसको हम लेजिस्लेचर्स कहते हैं, और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं मतलब कि जो गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किए गए होते हैं ऐसे पर्सन को हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो वो लोग, उन्होंने ये बोल दिया कि वो लोग जुडिशरी के वर्क में प्रोसेस में इंटरफियरेंस नहीं कर सकते। एंड द कोर्ट आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ। मतलब कि कोर्ट वो उसमें गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकता और उनके बिहाफ में जो भी वर्क करेगा वो कौन करेगा? जुडिशरी। और इसी वजह से जुडिशरी को इंडिपेंडेंट कहा गया है। फॉर द अबाउट सेपरेशन to work well, it is also critical that all judges in the High Court as well as the Supreme Courts are appointed with very little interference from these other branches of the government। और यही सेपरेशन ऑफ वर्क वेल मतलब अच्छी तरीके से सेपरेशन के साथ वर्क हो सके, इसी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जज होते उनको डायरेक्टली गवर्नमेंट के थ्रू ही अपॉइंट किया जाता है। Once appointed to this office, it is also very difficult to remove a judge। मतलब जो ऑफिशियली अपॉइंट होता है उसको बहुत ही डिफिकल्ट होता है रिमूव करने की वजह से। मतलब कि गवर्नमेंट के अलावा और कोई भी उसको रिमूव मतलब कि डिसमिस उस जगह से नहीं कर सकता है। It is the independence of the judiciary that allows to the court to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and executive। अब जो जुडिशरी है वो तो इंडिपेंडेंस है, वो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया था। तो गवर्नमेंट ने जुडिशरी को गवर्नमेंट के बिहाफ में ये भी एक वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, ये भी एक रोल प्ले करने को कहा था कि जो लेजिस्लेचर और जो एग्जीक्यूटिव है वो अपने पावर का मिसयूज ना करें, वो ध्यान में रखने की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है? जुडिशरी की। इट ऑल्सो प्ले अ क्रिटिकल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन। मतलब कि उसके अलावा उनकी ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सिटीजन है उसके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जुडिशरी की। Because anyone can approach the court if they believe that their rights have been violated। क्योंकि क्यों ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जुडिशरी की है कि कोई भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स वायोलेट ना हो? क्योंकि अगर उसके फंडामेंटल राइट्स वायोलेटेड हो गए तो दे कैन अप्रोच द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, तो उसको वहाँ पे प्रॉपर वे में अच्छा जस्टिस मिले। इसी वजह से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जुडिशरी की है। आगे का टॉपिक है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया, वो हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे।